मेरा नाम मुकेश कोठारी है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ। 1,500 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा से होगा। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ था और मेरी इंटर एजुकेशन पूरी जो भीलवाड़ा में हुई थी अनसिंपली बीकॉम। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, ज्ञानी होंगे। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और जिंदगी भर ये कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखता था, हूं और रहूंगा, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से सीखना पसंद करता हूं। क्योंकि मेरी अपलाइन ने बार बार मुझे कहा है कि सीखना चाहो तो एक गुरु मत बनाना। क्या बोला? रिपीट द पॉइंट। सीखना चाहो तो आपको उल्टा समझाएगी, सीखना चाहे तो गुरु बनाना। हम ऐसा नहीं कहते, हमारी अपलाइन बिल्कुल उल्टा कहती है। सीखना चाहो तो कभी एक गुरु मत बनाना। अगर एक गुरु बना दिया तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएगी। सीखने के लिए किसी एक व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी नहीं है। सीखने के लिए हर व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ता है और कॉमन सेंस का एक फिल्टर लगाना पड़ता है। कॉमन सेंस का एक फिल्टर लगाना पड़ता है कि क्या बात मुझे चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या मैं सीखूंगा, क्या मैं नहीं सीखूंगा। और अगर एक कॉमन सेंस का फिल्टर है तो फिर आप किसी से भी सीखोगे। मेरी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहे तो नाली में पड़ा हुआ शराबी हमें क्या सिखाता है कि भाई तू भी पिएगा तो इसी तरह नाली में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप उसी से भी सीख जाओ। तो हम शराबी को भी सलूट करते हैं कि भाई तूने नाली में लौट के मैं पहले ही बता दिया कि ज्यादा पिएंगे तो नाली में ही लौटना पड़ता है। मेरी 3 साल की डॉटर ने 28 की एज में मुझे पहली बार टूथब्रश करना सिखाया। उससे पहले मैं क्या सोच रहा था, मैं महान हूं और मैं जो करता हूं वो ही सही करता हूं। और आप में से भी कई लोग ऐसे ही करते हैं, ब्रश को रगड़ रहे थे इधर से उधर। तो संडे के दिन मेरी डॉटर मेरे पास आई और मेरे को टेस्ट करते हुए बेसिन पर आकर मुझे यूं घूरने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? इतने बड़े हो गए अभी तक टेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा मैंने क्या गलती की कि आपके मसूड़े ऊपर और नीचे हैं, दांत की लाइन सीधी है और आप ब्रश को यूं यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने कहा है कि ब्रश करने का तरीका है zigzag 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 zigzag। 3 साल का गुरु मिले, कोई भी सिखा देगा मेरे भाई। सीखने के लिए किसी एक किताब, एक गुरु पर डिपेंड मत हो। सीखने के लिए आंखें खुली रखो, कान खुली रखो और फिल्टर लगाए रखो कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो फिर तुम्हें कोई सीखने से रोक नहीं। देश की प्रॉब्लम है कि जो ज्यादा सीख जाता है वो आगे सीखना बंद कर देता है। उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि मुझे सब आता है। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हो गए हैं तो आपको लकवा लग गया है, क्योंकि इस एक जिंदगी में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। जिंदगी में इतने सब्जेक्ट हैं, इतने विषय हैं कि आप 100 जन्म ले लो तो भी दुनिया के सारे विषयों के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। आपको हमेशा ही सीखते रहना। अगर कोई दिमाग से टॉप पर जाता ना भाई तो दुनिया के सारी टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप एंडर, इंडिया के IIT इंजीनियर, वो दुनिया की टॉप कंपनी के मालिक होते। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया की टॉप 100 कंपनी में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है मालिक जो किसी भी यूनिवर्सिटी में कभी भी टॉप पर आया हो। लेकिन मजे की बात है कि उन सारी टॉप की कंपनी के CEO दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के टॉपर। कंपनी चलाने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंपनी को बड़ा करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी की शुरुआत करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी की शुरुआत के लिए विजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, डिसीजन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और 90% लोगों में ज्ञान होता है लेकिन विजन नहीं होता, डिसीजन पावर नहीं। इसलिए
धीरू भाई अंबानी जब 1 करोड़ का किसी इंजीनियर को पैकेज देता है ना, तो उसी को कहता है कि तुझे चाहिए था वो मैंने दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए सुन ले, मैंने तुझे 1 करोड़ दिया है, 100 करोड़ कैसे आएंगे ये तुझे ही बताना है। और 1 करोड़ लेने वाला 100 करोड़ कमाना धीरू भाई अंबानी को सिखाता। धीरू भाई अंबानी 10वीं पास आदमी, हिंदुस्तान के लगभग 4,500 IIT स्टूडेंट्स के यहां पर नौकरी करते हैं जो 10वीं क्लास पास आती है, लेकिन वो टॉप पर क्यों जाता है? क्योंकि वो हमेशा कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं आपसे सीख रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं जानकारी लेता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, सीखता गया, 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 नंबर 1 इन इंडिया। और क्या कहते हैं, ये तो मुझे पता है, मुझे सब जानता है, बस खत्म, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। मेरे 10 दोस्त का सर्कल है, 10वें नंबर का मैं, 9 बच्चे क्लास में हमेशा ब्रिलियंट रहे हुए, 9 में से 5 IIT इंजीनियर, 4 MBBS डॉक्टर, 9 में से 5 अमेरिका के अंदर सेटल। इंडिया में आए तो मैं आर्ट्स कर रहा था, वो मुझे दोस्त तो अच्छा मानते हैं लेकिन दिमाग वाला कम मानते हैं। वो कहते हैं देख तो पढ़ाई में भी ढंग का नहीं था, लेकिन तो व्यवहार बहुत अच्छा मेंटेन करता। तो जब वो इंडिया में आए थे तो मैंने आर्ट्स चालू किया, मैं उनके पास प्लान लेके गया आर्ट्स का। तो सारे बड़े दोस्तों ने मुझे कहा आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं इसके बारे में, हमारे अमेरिका में ऐसा होता है, इसमें कुछ नहीं पढ़ा है, देश को खाली कुछ छोड़ दे, मैं कुछ भी समझाऊं वो कहते मुझे पता है, मैं कुछ भी बताऊं वो कहते हैं पहले मुझे पता है। तो मैं अप्लाई के पास में गया, मैंने कहा सर मैं तो जिसके भी पास जाता हूं तो कहता पहले ही पता है। तो अप्लाई ने कहा इलाज कर दे। अप्लाई ने क्या बोला, अप्लाई के पास हर चीज का इलाज, अप्लाई का इलाज कर देंगे। तो अप्लाई ने मेरे कान में एक मंत्र बताया। मैं उन्हीं दोस्तों के पास वापस गया और अब की बार मैंने बोला कि सर मैं पहली बार मान चुका हूं कि आप ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, आप अंतर्ज्ञानी, और आपको यह भी पता होगा आपके पिताजी जब मरे थे तो मेरे से 5 लाख रुपए उधार लेकर मरे थे और कहा कि मेरा बेटा चुकाएगा। आपको तो पता ही, जीवन में पहली बार उसने बोला पता नहीं, बाकी उससे पहले कैसे बोलता था पता है, पता नहीं। पता होने से बच सकते हैं, पता नहीं रखने की ज्यादा जानकारी लेते। बहुत बहुत धन्यवाद। 1970 में जाने के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, अभी तो मैं चेक कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे कोई सत्यनारायण की कथा। आप चाहें तो मैं बोल सकता हूं इसे, क्योंकि मुझे तो ये माइक वाइक की जरूरत नहीं है। हमने जब बिजनेस चालू किया तो माइक के पैसे नहीं थे और हम बिना माइक के ही बोलना चालू कर देते। जीवन में अगर ठान लीजिए कि मुझे करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस काम को करने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप किसी चीज पर निर्भर हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये होगा तो मैं कर लूंगा, तो फिर जीवन भर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब आप ठान लेते हैं तो नाइट अपने आप आ जाता है। ठीक है जी, चलो। तो अपनी इंडिया रजिस्टर लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। मेरी पहली सैलरी 750 रुपए 750 रुपीज होती थी। 6 भाई बहन की मेरी फैमिली थी। मेरे फादर डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायर कर लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, मेरी एज मात्र 9 साल की थी। पिताजी को 250 रुपए पेंशन आती थी। माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचती थी और पिताजी ने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान लगा रखी थी। और हमारे सारे बच्चे जो है ना पढ़ रहे थे स्कूल और कॉलेज में। हमारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी को हम बच्चों के करियर के लिए कुर्बान कर दिया।
मैं जब 6ठी क्लास में था तब से ही मैं पैसों के बारे में सोचने लगा। 6ठी क्लास के बच्चे टॉफी के बारे में, गिल्ली डंडा और क्रिकेट के बारे में सोचते। मैंने 6ठी क्लास में पैसों के बारे में सोचना चालू कर दिया, क्योंकि घर में जब भी कोई समस्या आती थी तो पैसा उसकी समस्या की मूल जड़ होता था। मां बाप के बीच में जब भी कोई तनाव होता था तो उसकी वजह पैसा होती थी। और मैंने मान लिया कि पैसा कमाना है। जब पैसों के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं थी तब भी मैं पैसों के बारे में सोचता था। और मैंने प्लानिंग की कि मैं बिजनेस करूंगा। कब? 6ठी क्लास में। तो मैं जिसको भी कहता था वो खूब देर तक तो हंसता था, फिर मेरे सिर पर हाथ रख के कहता, हाँ हाँ बिल्कुल कर लेगा, मुस्कुराते हुए ऐसे टोन के साथ वो मुस्कुराता था जैसे वो केवल मुझे लहरा। लेकिन मुझे बिजनेस करना था, पैसों की जरूरत थी, पतंग की दुकान लगाना चाहता था। तो मैंने कुछ मेरे जो खास लोग थे उनसे कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं, मुस्कुरा दिया और कहा नहीं जब भी होंगे तब तुझे देंगे, तू बिजनेस कर ले। लेकिन किसी को बिलीव नहीं था कि मैं करूंगा। जब मेरा कोई साथ नहीं मिला तो मैंने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी को जोड़ना चालू कर दिया। मुझे 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे टॉफी खाने के लिए मिलते थे, मैंने उनको इकट्ठा करना चालू कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, 1 साल में मैंने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया। 1 उस समय पैसा इकट्ठा कर लिया जब सारे दोस्त मेरे सामने ही टॉफी खाते। ध्यान बार बार भटकता था। मेरे क्लास में 6ठी क्लास में मेरे एक दोस्त थी जिसका नाम था ललिता राजपूत। वो मुझे बहुत चिढ़ाती। उसे पता था कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं तो वो मेरे सामने ही टॉफी खाती थी। ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखती थी। मैं यूं ही इसके सामने जाता और लॉलीपॉप का रेपर खोल के चाटती थी मेरे सामने। चाट के रेपर लगा के वापस रख देती थी। एक ही लॉलीपॉप को 1 महीना चलाती। तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि एक दिन मैं भी एक लॉलीपॉप लाऊंगा, इसको चढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को याद करता था, लॉलीपॉप साइड में चले जाते। जीवन में अगर टारगेट रहेगा तो भटकोगे नहीं। क्या बोला? जीवन में अगर टारगेट रहेगा तो भटकोगे नहीं। और अगर जीवन में कोई टारगेट नहीं रहा तो कोई भी आदमी अपने टारगेट के लिए तुम्हें खुद को टारगेट बना दे। अभी कल जब हम निरसा से आ रहे थे यहां पर प्रोग्राम पर निरसा में, तो हमने क्या देखा कि कई जगह रोड के काम चल रहे थे। सुबह थे साथ में, तो कई जगह रोड के काम चल रहे थे। हमने एक जगह क्या देखा कि एक जेसीबी मशीन रोड पर गड्ढा खोद रही और गड्ढे खोदते हुए 50 आदमी देख रहे। जो ही मशीन नीचे जाती वो पूरी गर्दन को नीचे ले जाती, फिर ऊपर जाती वो फिर ऊपर जाती, और ऐसे करने वालों की संख्या 50। पता क्यों देख रहे? क्योंकि घर से कोई टारगेट लेके नहीं निकले, तो जेसीबी मशीन ने टारगेट बनाया, वो जेसीबी मशीन को। लेकिन रोड पर सारे लोग नहीं रुक रहे थे। जिनको हॉस्पिटल जाना था वो तेज जा रहे थे, जिनको ऑफिस जाना था वो तेज जा रहे थे, जिनको स्टेशन जाना था वो तेज जा रहे थे। वहां पर देख केवल वही रहे थे जिसका टारगेट। ₹1.60 इकट्ठा कर लिया, लेकिन पैसों की कमी थी। अभी दुकान चालू नहीं की जा सकती थी पतंग की। तो मेरे भाई के पास भी ₹1.60 इकट्ठा हो गया था। तो मैं अपने भाई के पास उधार लेने गया, भाई ₹1.60 उधार दे। प्रश्न नंबर 2, मेरे भाई का तो कोई टारगेट ही नहीं था, फिर उसने पैसा क्यों इकट्ठा कर लिया? आंसर, संगत का असर होता है। जैसे लोग तुम्हारे नजदीक होते हैं ना, वैसे ही तुम्हारी सोच पलटना चालू हो जाती है। आवारा के साथ रहने से आवारागर्दी सीखनी नहीं पड़ती, वो हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है। और जब तुम समझदारों और विद्वानों के साथ रहते हो तो समझदारी हमारे मन में, हमारे खून में, हमारे डीएनए में चले जाती है।
जैसी संगत वैसी रंगत। दुनिया की कई सिटियों को मैंने घूमा और मैंने क्या देखा कि दुनिया की हर सिटी में एक पॉश एरिया होता है, जो वहां का सबसे अमीरी वाला एरिया होता है, सबसे महंगा एरिया होता है। लेकिन हर महंगे एरिया के पास एक झोपड़पट्टी होती है जो 100-200 मीटर की दूरी पर होती है। रेट में 10 गुना अंतर होता है। एक जगह 500 रुपए फीट की रेट है, एक जगह 5,000 रुपए फीट की रेट है। पता है क्यों? 200 मीटर में तो भाई साहब वायु लेवल भी नहीं बदलता, वाटर लेवल भी नहीं बदलता। 200 मीटर में कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं होता, लेकिन रेट में इतना अंतर इसलिए होता है क्योंकि एक जगह कामयाब लोगों की संगत होती है और एक जगह नाकामयाब लोगों की संगत होती है। संगत की बहुत वैल्यू है जीवन। अगर कामयाब होना चाहते हो तो आज के बाद आपकी अपलाइन के फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की संगत में रहना चालू कर दो, क्योंकि उसके तरीके से आप अपने जीवन में कई तरीके सीख जाएंगे। एक आदमी अगर कामयाब होता है तो कोई ना कोई वजह होती है कामयाबी, और जब उसके साथ रहोगे तो ये सारी बातें आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके खून में, आपके डीएनए में आने लगेगी और आप कामयाबी जैसी बातें सोचेंगे। दिमाग से कामयाबी का लेना देना नहीं है। दिमाग तो गरीब आदमी के घर में भी पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी के घर में जो दिमाग पैदा होता है ना, उसे संगत नहीं मिलती। उसके जो सारे दोस्त होते हैं ना, वो ये नहीं समझाते कि हमें एक नई ऐप बनानी है। सारे दोस्त ना एक ही आइडिया देते हैं, केले का होलसेल कारोबार कैसे करें। दिमाग बहुत है लेकिन सोच डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि आसपास के लोग वैसा सोच रहे हैं। भाई से 1 रुपया 60 पैसा उधार मांगने गया तो भाई ने कहा क्यों चाहिए? जब भी किसी से उधार मांगोगे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। क्यों चाहिए, क्या करेगा, कैसे करेगा, वापस कब लौटाएगा, तेरे को देने में मेरा क्या फायदा, यानी इंटरेस्ट रेट क्या हो। ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई साहब 1 रुपया 60 पैसा आपका उधार दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने उसके बाद उनके पूछने की जरूरत भी नहीं रखी, सारे आंसर पहले ही दे दिए। उन्होंने कहा 1 रुपया 60 पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई पतंग की दुकान लगानी है और मैंने ना गर्मी की छुट्टियों में पता लगा लिया है होलसेलर का। मैंने ये भी पता लगा लिया है कि जो 10 पैसे की पतंग है ना 7 पैसे में मिलती है। और मैंने ये भी जानकारी ले ली है कि 303 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान हमारी नेगी में नहीं है हमारे घर से। और मैंने ये भी सर्वे कर लिया है, 400 बच्चे हमारे मोहल्ले में पतंग उड़ाते हैं। 400 में से 200 बच्चे भी मेरे परमानेंट कस्टमर हुए। तो एक बच्चा 3 दिन में एक पतंग खरीदता है एवरेज, और 3 दिन में अगर एक पतंग खरीदता है तो मेरा इतना टर्नओवर हो जाएगा, मेरी इतनी पतंगें बिक जाएगी। और 3 महीने में अगर इतनी पतंगें बिक गई तो 25% नेट मार्जिन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट इतना होगा। और इतना प्रॉफिट अगर मेरा हो गया भाई, तो तुम मुझे 1 रुपया 60 पैसा दो, मैं 3 महीने बाद तुम्हें 1 रुपया 90 पैसा दे दूंगा। और मेरा भाई 6वीं क्लास के बच्चे का कन्वेंस हुआ। क्यों कन्वेंस हुआ? क्योंकि इसके पास प्रोजेक्टेड रिपोर्ट थी, इसके पास पूरा प्रोजेक्ट था। एक होता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और एक होता है बाउंडेड टारगेट, जो प्लान किया गया टारगेट होता है। कुछ लोग इच्छाएं जाहिर करते हैं अपने अपलाइन के पास, सर मैं भी एमराल्ड बनना चाहता हूं। ये तेरी ख्वाहिश है, ये कभी पूरी नहीं होगी। एमराल्ड बनने के लिए प्लान करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस कहां कहां है, मेरा बिजनेस के लीडर कौन कौन है, अभी कौन कितना पीवी कर रहा है, मैं कितना बढ़ाऊंगा तो कहां तक जाऊंगा, और अगर 15% की ग्रोथ रेट में गिनूं तो मैं कब एमराल्ड जाऊंगा। जब ये प्लानिंग लेकर जाओगे उस दिन तुम्हारी अपलाइन तुम्हारे ऊपर सीरियस होगी। नहीं तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं जो देखते रहना, कभी पूरे नहीं। 6वीं क्लास के बच्चे ने 8वीं क्लास के बच्चे को कन्विंस कर लिया, और मेरे भाई ने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दिया। 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा ली, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में सुबह जी 3 महीने में अपने पैसे को डबल कर दिया। आपके पास अगर
कोई बिजनेस है तो बताओ जिसमें 3 महीने में पैसा डबल होता। ये 6ठी क्लास में कर लिया मैंने। वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई जो फिर कभी रुकी नहीं। होली आती थी, सारे बच्चे कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग कर लिया। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता था। दिवाली पर लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखों की दुकान लगा लेता था। और भाई एक दिन छुट्टी को छोड़ता हर छुट्टी में मेरी दुकान तैयार रहती थी। और मजे की बात है कि 9वीं 10वीं क्लास में आते आते मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर हुआ करती। 9वीं 10वीं की बात बताओ, टीचर और मेरी इनकम बराबर पार्ट है। 10वीं में 11वीं में आते आते हमने बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। हमें कोई समझाने वाला नहीं था कि 1 नंबर का काम कौन सा है, 2 नंबर का काम कौन सा है। हम उस हर काम को कर लेते थे जिसमें पैसा आने की संभावना हो। हमने हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी, हमने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया। प्लान अभी समझा रहे होंगे आप, हम प्लान बचपन में ही दिखाने लगे। छोटी फैमिली के घर पर जाते और कहते कि भाई साहब, सरकार आपको महीने के 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो तुम एक ही करते हो, सरकार से दोनों ले लो, 100 रुपया अतिरिक्त देंगे, आप हमें दे दो। 100 रुपए एक्स्ट्रा में ले लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर ब्लैक कर देते थे। और उन जमाने में हम 1500-2000 रुपए पर मंथ कमा लेते थे। 12 दिन में आते आते हम और कॉन्फिडेंट हो गए, सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। हमारी अपलाइन कहती है कि सीना जिम में जाने से बाहर नहीं निकलता, पैसा कमाने से भी निकलता। तुम ये पैसा कमाओगे तो चाल ही चेंज हो जाएगी। 12वीं में एलपीजी सिलेंडर का जो डीलर था भिलवाड़ा में, उसके ऑफिस में घुस गए बिना परमिशन के। और उसके ऑफिस में बिना परमिशन के घुसकर हमने उनसे कहा कि सर आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो सिलेंडर के जो डीलर थे उन्होंने कहा आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैंने कहा आप सेवा मत कीजिए, एक जानकारी लेकर आया। जानकारी यह है कि मैंने अपने विश्वस्त सूत्रों से पता लगाया है कि आप और आपके लोग मिली भगत से सरकार के द्वारा जितने सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें से कुछ ब्लैक कर देते हैं। उसको गुस्सा, उसने कहा तू है कौन, अंदर कैसे आया, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है। मैंने कहा मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। आप मेरे आइडियल हैं, आदर्श हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। आपका नाम जब खराब होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, इसलिए मैं ये निवेदन लेकर आया हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। इतना जबरदस्त प्लान समझ में आया कि उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को बोला गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, एमएलए बनना है भिलवाड़ा का मुझे, और तुम मेरे नाम से गैस के सिलेंडर ब्लैक कर रहा है। हालांकि मैंने ही तुझे कहा है, लेकिन चुप चुप के करने के लिए कहा था। ऐसे करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, फिर मुझे कोई भिलवाड़ा का एमएलए नहीं बनाएगा। आज के बाद मेरी इस पूरी कंपनी से एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। मुकेश कोठारी को पूरी कंपनी का ऑथोराइज ब्लैक मेलर बना दो, और मैं पूरी कंपनी का ऑथोराइज ब्लैक मेलर बन गया। अब भिलवाड़ा में किसी को एक्स्ट्रा सिलेंडर चाहिए तो मेरे अलावा किसी के पास मिलते नहीं। आज भी जब शादी ब्याह होता है तो 2-4 जगह आप खाना खाने जाते होंगे। पूरे भिलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे नगर हो जाए, क्योंकि हलवाई को सिलेंडर चाहिए, वो हमारे पास ही मिलते थे। लोग कार्ड छुपाकर सीधा हमारे पास ही आते थे और कहते थे भाई साहब शहर परिवार आ जाना, साथ में 4 सिलेंडर भी ला। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। भिलवाड़ा के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश थे, जितने भी हमारे स्कूल के शैतान बच्चे थे, सब हमारे दोस्त होते थे, याद होते थे, क्योंकि उनके सबके खाने पीने का प्रबंध हम किया करते थे। क्योंकि उनके पास जब 1, 2, 5 रुपया भी जेब में नहीं रहता था, जब हमारी जेब में 2,500-3,000 रुपया रहता था। और भाई साहब मेरा वजन उस समय 42 किलो का था, 42 kg, और 70-80 किलो के नौजवान पहलवान हमारे चारों तरफ घूमते थे और सब हमें कहते थे मुकेश भाई, ये पैसों की कितनी ताकत है मेरे भाई,
80 किलो का आदमी भी 42 किलो के आदमी को बोलता है मुकेश भाई ये पैसा कमा कर तो देखो, इसमें बहुत ताकत है पैसे। पढ़ाई लिखाई में हमारी बचपन से ही कोई रुचि नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि लोग पढ़ते क्यों हैं। उस समय, अभी तो पता चल गया मुझे, लेकिन उस समय मैं पता नहीं चलता था, छोटे बच्चे थे, क्योंकि हम 2-3 हजार रुपए पहले कमा लेते थे, जो हमारी टीचर से ज्यादा इनकम थी। और हम किसी को भी गैस का सिलेंडर जब ब्लेक करते थे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन थीटा कोस थीटा कहीं काम पे नहीं आता था साल। और जब वो साला काम पे नहीं आता था तो हमें लगता था कि फिर पढ़ाते क्यों, पैसा तो हम कमा ही रहे ना। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि पिताजी डिफेंस और डिसिप्लिन वाले आदमी थे। पिताजी ने क्लियर कट सारे बच्चों को खड़ा करके बोल दिया, अगर मेरे घर में रहना है तो बीकॉम यानी आपको ग्रेजुएशन तो कम से कम करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे थे कि उन्हें ग्रेजुएशन करनी थी, और हम इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें आगे पढ़ना नहीं था, क्योंकि पिताजी ने कहा बस ग्रेजुएशन कर लो, फिर कुछ नहीं बोलता। तो टारगेट यह था कि कैसे कैसे करके ग्रेजुएशन कर लें। दिमाग ठीक ठाक था हमारे पास। एग्जाम के 5 दिन पहले ही किताबें खोलते थे। इतना घूर के मत देखो, 5 दिन में कोई पढ़ थोड़ी सकता है, चिट बनाने के 5 दिन क्या खाक पढ़ोगे आप? चिट बनाते थे। और हमारे पास इतनी कलाकारी थी, इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था, इतने बड़े चैप्टर को हम इतनी सी चिट पर लिख लेते थे, और मजे की बात हम पढ़ भी लेते। ये टैलेंट पूरी स्कूल के अंदर किसी के अंदर नहीं, मेरे अंदर। लेकिन हम प्लान भी हमेशा तैयार रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि कभी कभी एग्जामिनर टाइट आ सकता है, और जब एग्जामिनर टाइट आएगा तो हमें कॉपी नहीं करने देगा, तो हम प्लान भी तैयार रखते थे। ये प्लान भी जिसका तैयार रहता है ना भाई, उसे कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, कभी कोई परेशान नहीं कर सकता। कोरोना और कोरोना का बाप भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन जब प्लान बी नहीं रखते हो, सारे पैसे कमाते हो, उड़ा देते हो, तो फिर कोरोना से हिल जाते हो। लेकिन जिसका प्लान बी होता है ना, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जितना कमाओ उसका 10% बचत करो। हम प्लान बी भी तैयार रखते हैं। हमें पता है कि एग्जामिनर कभी ना कभी टाइट आएगा, तो हम अपने सारे पहलवान दोस्तों को लेकर क्लास के होशियार बच्चों के घर पर जाते थे और कहते थे भाई साहब कोऑपरेट करना पड़ेगा, अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये पहलवान तुम्हें इतने जूते मारेंगे कि तुम्हारे हाथ पैर बाहर निकल जाएंगे और तुम्हें नुकसान बहुत ज्यादा। तो दूसरा ऑप्शन है कि हम तुम्हें पैसे भी देते हैं, तुम बस एग्जाम में मुझे थोड़ा कोऑपरेट कर देना, क्योंकि हमें कैसे भी करके पास हो। और मजे की बात, हम पास होते थे, पास नहीं अच्छे नंबरों से पास होते थे। जिससे कॉपी करते थे ना, उसके 90 यानी 90 नंबर आते थे, और हमारे हमेशा 95 आते थे, 95। कुछ लोग 40 में बजा रहे, 95 ज्यादा होते। ए भाई, ऐसा संभव कैसे, थोड़ा सोचो। आपसे मैंने कॉपी की, आपके 90 नंबर ही आए, मेरे 95 कैसे आ सकते? ये टेक्नोलॉजी, इसका कॉपीराइट मेरे पास है।